हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लेक्चर देख रहे होंगे। और जैसे कि आप जानते हो कि आज आपका टेस्ट भी हो गया होगा। तो टाइमिंग विल बी 5 to 7 PM। तो टाइमिंग आपका 2 घंटे के लिए आपका टेस्ट ऑनलाइन रहेगा और उसमें टाइमिंग रहेगा एग्जाम का 75 मिनट्स। सो काइंडली डू द अटेम्प्ट द एग्जाम विद ए एफिशिएंट वे। सो गुड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो हम कर रहे थे ह्यूमन आई चैप्टर। ह्यूमन आई में हम डिफेक्ट्स कर चुके हैं। हमने प्रिज्म स्टार्ट कर लिया है। हमने क्या कर लिया है? प्रिज्म स्टार्ट कर लिया है। और हमने प्रिज्म में देखा था कि प्रिज्म की एक बेसिक फीचर है क्या? ये आपका प्रिज्म है, दिस इज योर प्रिज्म। ठीक, तो प्रिज्म का डायग्राम बनाया था हमने। तो क्या किया था? ऐसा कुछ बनाया था हमने। सो वी हैव डन। तो दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ प्रिज्म। और हमने आपको बताया था कि इसमें कौन सा रिफ्रैक्टिव साइड है, तो प्रिज्म में कितनी फेसेस होते हैं। तो प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं, जैसे कि आपको बताया था हमने। ये वाला फ्रंट है, इसी के बैक में एक होगा, इसी तरह से। तो फ्रंट वाला ये हो गया और इसके बैक में ये हो गया। ये जो दिख रहा है आपको, इसके फ्रंट में ये हो गया, बैक में ये हो गया, इसके राइट में ये हो गया, लेफ्ट में ये हो गया। 4 हो गए। और एक जिसके ऊपर प्रिज्म खड़ा हुआ है तो हो गया बेस। तो प्रिज्म के पास 5 अपने फेस होते हैं। ठीक, प्रिज्म इज हैविंग 5 फेसेस। सो दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म की एक बेसिक फीचर कल हमने बताई थी आपको कि प्रिज्म के किसी भी एक रिफ्रैक्टिंग फेस से लाइट रे एंटर करती है, रिफ्लेक्ट करती है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ ही मुड़ेगी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो अब बात आती है कि अगर आपका प्रिज्म की लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है, वो किसी भी साइड पे एंट्री करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक, फिर हमने आपको बताया था कि ग्लास प्रिज्म जो है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एयर से। अब क्योंकि वहां पर लाइट रे एयर से डेंस में आ रही है और डेंस से एयर में जा रही है, तो देयर आर 2 रिफ्रैक्शंस taking place in case of a prism. So first refraction takes place from the air glass interface, in which light is going from rare to dense medium and it will bend towards normal. And in the second glass air interface, the ray is going from denser to rare medium and the ray will bend away from normal, and you will feel that, observe that light ray will go. तो लाइट रे जो है वो ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। सो लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे मुड़ेगी और ऐसे निकल जाएगी। तो लाइट रे ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी लाइट रे प्रिज्म में से अगर टकरा के पास करेगी तो वो हमेशा बेस की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगी। आप देख लीजिए, ये ऐसे जा रही थी तो हल्की बेस की तरफ मुड़ गई, ये बेस है, बेस की तरफ मुड़ गई, ये और मुड़ गई। तो इट मीन्स light ray when traveling from rare to dense and dense to rare throughout a prism, it will always bend towards the base of the prism. और जब भी हम बात कर रहे हैं ग्लास की, it means we are talking about refractive index. So refractive index is the most important term which decides how much light ray is bending. कितनी आपकी लाइट रे बैंड हो रही है, ये फैक्टर डिसाइड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो फिर हमने कल एंगल ऑफ डेविएशन भी किया था कि ये जो लाइट रे है, अगर ये नहीं मुड़ती तो ये ऐसे जाती। ठीक है, और अब ये कैसे जा रही है? ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी। तो अगर मैं इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड कर देता हूं तो ये जो एंगल बनेगा, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे,
this is emergent ray extended backwards, so this angle is your delta, angle of deviation. This is your angle of deviation कि कितना लाइट रे ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो रही है, लाइट रे ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो रही है, दैट विल डिफाइंड बाय एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन आपको ये बताएगा कि लाइट रे ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल मुड़ गई है, बेंड हो गई है, दैट विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन। आज हम बात करेंगे कि लाइट कितना मुड़ रही है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और उनको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म कर रहे हैं हम, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। क्या है फैक्टर्स? फैक्टर्स on which angle of deviation depends। तो वो फैक्टर जिन पर आपकी एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहा है, द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, वो फैक्टर जिन पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक, सबसे पहला फैक्टर क्या है, द फर्स्ट फोरमोस्ट फैक्टर इज, अभी क्या बताया था मैंने कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइट रे कितना बेंड होती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज, तो कई बुकों में इसको ऐसे बनाया होता है और कई में इसको ऐसे बनाया होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि आप इसको कैसे याद करना चाहते हो। इसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि मीडियम की डेंसिटी क्या है, मीडियम की डेंसिटी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, वन इज योर रेयर मीडियम एंड अनदर इज योर, एक हमारे पास रेयर मीडियम होता है और एक हमारे पास डेंस मीडियम होता है। रेयर मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है। रेयर मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। सो रेयर, अब म्यू लेस देन 1 का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले समझिए आप मीडियम का मतलब क्या है। तो रेयर मीडियम मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स की पैकिंग डेंसिटी जो है वो लो है, इट मींस द मॉलिक्यूल्स आर स्पेस्ड विद ए डिस्टेंस फार, मींस मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके दूर दूर एक दूसरे से पैक किए हुए हैं। ठीक है, इट मींस इट इज नॉट टाइटली पैक्ड, इट इज लूजली पैक्ड। सो वो मीडियम जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है, लूजली पैक्ड है, उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। अब जहां पर, अब समझिए, जहां पर आपके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होंगे तो इट मींस मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ इजीली मूव कर पाएंगे। इट मींस अगर मैं कोई टेम्परेचर बढ़ाता हूं या कुछ होता है, कुछ भी होता है, मींस थर्मल एग्रेडेशन होने पे उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स इजीली कंफर्टेबली मूव कर पाएंगे। ठीक, इट मींस
द मीडियम इन विच द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, दैट इज योर रेयर मीडियम, मीन जिसकी डेंसिटी आपकी लो होती है। क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो। डेंसिटी ऑफ molecules in medium is very low। ठीक, तो क्या होगा? डेंसिटी क्या है मॉलिक्यूल्स की उस मीडियम में? बहुत ही कम है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है? लूजली पैक्ड हैं। मॉलिक्यूल्स are लूजली पैक्ड। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? लूजली पैक्ड है। ठीक, अब आते हैं डेंस मीडियम पे। तो डेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो वो थर्मल एग्रेडेशन होने के कारण में अगर कुछ उस पर्टिकुलर मीडियम का सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल्स मूव करना चाहें तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है? वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी लेस। इसका मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, मीन्स डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स in medium is very high. It means molecules are tightly packed। टाइट पैक्ड। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो आपको पता जाएगा कि इफेक्टिवनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। सो रेयर का मीनिंग क्या है? When the effective index is less than 1, density of molecules will be very low, or you can say molecules are loosely packed, mean दूर दूर पैक्ड हैं। So dense का मतलब क्या है? mu is greater than 1 and density is very high, it means molecules are closely packed। It means the movement between the molecules in the dense medium is very less। The movement between the molecules in rare medium is fine। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेविएशन की। ठीक, अब डेविएशन, अब अगर मैं मीडियम चेंज होता करता हूं तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर एक पर्सन बहुत खुली सड़क है, उस पर ड्राइव कर रहा है। ठीक है, उस पे वो गाड़ी चला रहा है। ठीक, और उस रोड पे गाड़ी चलाने की लिमिट मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर तक वो गाड़ी चला सकता है स्पीड पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली है वो स्पीड पे चलाएगा। ठीक, क्योंकि रोड खुली है। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स कैन इजिली मूव फ्रॉम वन टू अनदर। इतना स्पेस है कि मॉलिक्यूल्स इजिली मूव कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि रोड खुली है। इट मीन्स रोड इज अ मीडियम ऐसा है कि, और जो गाड़ी क्या है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है। सो रोड इज द मीडियम एंड मॉलिक्यूल्स इज द कार क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो अब यहां पर आप देखोगे अगर हमारा रोड चौड़ी है, खुली है, तो हमारी कारें इजिली मूव कर पा रही हैं। इट मीन्स अगर मीडियम हमारा इस तरह का है कि बहुत ज्यादा स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इजीली मूव कर पाएंगे। इट मीन्स अगर यही कंडीशन हम लेते हैं, अगर मेरी रोड बहुत ही तंग है, बहुत भीड़ी रोड है, तो जो मैं जिस स्पीड पर मैं गाड़ी उस चौड़ी सड़क पे चला रहा था, तो अब मेरी वो स्पीड नैरो सड़क पे, मीन्स तंग वाली सड़क पे वो स्पीड कम हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अब क्या है? अब मीडियम जो मेरा वो है वो थोड़ा डेंस हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। तो कॉम्पैक्ट होने से इट मीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली मूव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है उन्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑब्जर्व करें, जब मैं
चौड़ी वाली सड़क पे गाड़ी चला रहा था तो मेरी स्पीड क्या थी, तेज थी, और जैसे ही मैं तंग वाली सड़क पे आ गया तो मेरी स्पीड क्या होगी, कम हो गई। इसका मतलब साफ साफ ये है, अगर इसको मैं कोरिलेट करूं अपने मीडियम से, whenever the light ray is traveling from one medium to another medium, the velocity of the light will affect। तो जब भी आपकी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि लाइट रे विल गेट अफेक्टेड। लाइट रे क्या होगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, नंबर 1। अब लाइट रे कितना अफेक्ट करेगी वो डिपेंड करता है आपके मीडियम पर, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो। ठीक, तो अब अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम जा रही है तो हमारी लाइट रे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चौड़ी सड़क से तंग सड़क पर जाता हूं, चौड़ी सड़क से भीड़ी सड़क पे जाता हूं, तो मेरी गाड़ी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस लाइट की स्पीड भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हुए स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, सिमिलरली डेंसर मीडियम से रेयर में जाते हुए लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो साफ साफ मीनिंग क्या हुआ कि जब भी मैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं लाइट के ट्रेवलिंग की, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अब मुझे पता है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी होता है। मुझे पता है म्यू क्या, सी बाय वी होता है। ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम। ठीक, अब अभी हमने क्या कहा कि अगर लाइट रेयर से डेंस जा रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, रेयर टू डेंस जा रही है, वेलोसिटी क्या डिक्रीज होगी। अब इसी फॉर्मूले से अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, म्यू मेरा इंक्रीज हो जाएगा। देख सकते हो आप, इस फॉर्मूले में v मेरा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रेयर से डेंस जा रही है, लाइट रे रेयर से डेंस जा रही है, मींस चौड़ी सड़क से तंग सड़क पे जा रही है तो गाड़ी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। इट मींस जैसे लाइट रे भी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम विल गेट डिक्रीज। तो अब v डिक्रीज है तो म्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज म्यू इज हैविंग इनवर्स रिलेशन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए, म्यू मेरा इंक्रीज होगा तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा, तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो म्यू क्या बताएगा, कितना बेंड हो रहा है। तो अगर म्यू मेरा ज्यादा है, बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज्यादा होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो एंगल बाय विच लाइट इज बेंडिंग, और यू कैन से एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे बिटवीन द इमर्जेंट रे विल बी मोर। सो इट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मोर। तो म्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा ज्यादा होगा, और यू कैन से म्यू कम होगा तो डेल्टा भी कम होगा। इट मीन्स डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। नंबर 1। ठीक, तो ये था आपका नंबर 1। ठीक है, तो इसकी एक्सप्रेशन आपको आनी चाहिए कि किस तरह से म्यू इंक्रीज हुआ और म्यू इंक्रीज होने से डेल्टा किस तरह से बढ़ेगा या जो भी होगा। ठीक है, तो
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पॉइंट है जो कि आपका बेंडिंग ऑफ लाइट को डिसाइड करता है, कितना मुड़ेगी कितना नहीं मुड़ेगी। सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हमें आपको बताया था कि इस प्रिज्म में आपका ये वाला क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। ठीक, तो अब क्या है, अब ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो अब मैं बात कर रहा हूं एंगल ऑफ प्रिज्म की। अब देखिए, अगर ये प्रिज्म ऐसा होता, ठीक, जब ए बढ़ गया, अब देखिए ए बढ़ गया, तो देखिए लाइट रे ऐसे आई, यहां पे लाइट रे ऐसे आई, तो बहुत कम पाथ फॉलो करेगी। तो इट मीन्स ये हुआ कि एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से, एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, और यू कैन से एंगल ऑफ ए के घटने से, प्रिज्म का एंगल घटने से एंगल ऑफ डेविएशन भी घटेगा, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस, with the decrease in angle of prism the angle of deviation is decreasing। तो एंगल, प्रिज्म के एंगल घटने से एंगल ऑफ डेविएशन भी घटता है, प्रिज्म के एंगल बढ़ने से एंगल ऑफ प्रिज्म भी बढ़ता है, ठीक है। अब तीसरा आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। बाकी दोनों हम कर लेते हैं, इसी में दिक्कत आती है कि सर यही तो समझ नहीं आता। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर यही वाला समझ नहीं आता। क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट ही एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चों को कई बार समझ नहीं आता है। तो वेवलेंथ, ठीक। अब मैं इसको इस तरह से देखूंगा। अब मेरे पास अलग अलग तरह की लाइट होती है, कलर ऑफ लाइट डिफरेंट होता है। तो जनरली मेरे पास क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, एक विबजियोर, VIBGYOR, ठीक है। तो इस विबजियोर में ये एक मेरी एक विजिबल रेंज है लाइट की। इस विबजियोर में क्या होता है, वॉयलेट की जो लाइट वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर की इसमें होती है, और ये होती है 750 नैनोमीटर। इट मीन्स when we are moving downwards from violet to red the wavelength increases। क्या है, जब हम विबजियोर में वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो हमारा लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन्स लैम्डा ऑफ R इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ V। जनरली देखें वेरी ग्रेटर देन, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो लाइट की वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट की ज्यादा होती है और वॉयलेट की कम होती है। तो इसका मीनिंग ये है, समझिए क्या क्या मीनिंग है इसका। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब ये है कि लाइट, किसी भी लाइट रे की अगर वेवलेंथ ज्यादा है, इट मींस इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस विदाउट एनी डेविएशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बॉल फेंकी, दीवार मेरे पास से 100 मीटर दूर है, मैंने एक बॉल फेंकी, वो पूरी 100 मीटर गई, फिर वापस आ गई। एक बॉल फेंकी, वो दूर ही नहीं गई, रास्ते में ही रह गई, तो वो क्या है, इट मीन्स दैट बॉल इज नॉट कैपेबल टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। तो इसका मीन्स क्या है, उस बॉल ने रास्ता बदल लिया, मीन्स डेविएट होगी। तो समझिए इस चीज को, अगर आपकी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है बिना डेविएट हुए एज कंपेरिजन टू लाइट रे और ऑफ हैविंग लेसर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली समझिए, मैथमेटिकली अब देखिए, हमने अभी रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन था, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v पढ़ा, क्योंकि म्यू क्या होता है, c/v होता है। ठीक है, और जो v है वो मेरा म्यू लैम्डा होता है, तो मीन्स म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। अब यहां पर देखिए, म्यू ये बताएगा कि कितना बैंड होगी, और मुझे पता है कि म्यू ज्यादा होगा तो मेरा डेल्टा ज्यादा होगा। तो यहां देखिए, इस रिलेशन से अगर लैम्डा मेरा ज्यादा है तो म्यू मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा, म्यू कम होगा तो डेल्टा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो लैम्डा ज्यादा होगा, म्यू कम होगा और डेल्टा मेरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन you can remember that wavelength of light, if it is increasing then mu will be decreasing. This implies that angle of deviation increases. अगर आपकी wavelength ज्यादा है तो mu आपका डिक्रीज हो जाएगा, सिमिलरली डेल्टा भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो लैम्डा आपका कम है, म्यू इंक्रीज और डेल्टा इंक्रीज, मीन्स लैम्डा ज्यादा है तो म्यू कम होगा और डेल्टा कम होगा, लैम्डा ज्यादा कम है तो म्यू ज्यादा होगा और डेल्टा कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, और वी कैन से दैट डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को समझ नहीं आता है। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, अगर ये ज्यादा होगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा। ठीक, चौथा फैक्टर आता है इसमें टेम्परेचर। फोर्थ इज अवर टेम्परेचर, मीन सिंपली किसका, सराउंडिंग्स का। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं रेयर मीडियम की, ठीक, अगर रेयर मीडियम का टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक, तो डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग और कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी विल इंक्रीज, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज एंड एंगल ऑफ डेविएशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से म्यू कम हो जाएगा और डेल्टा भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो क्या होगा, म्यू कम हो जाएगा और डेल्टा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार फैक्टर हमने पढ़े। इन चार फैक्टर को पढ़कर हमें ये पता लगा कि एंगल ऑफ डेविएशन इन फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो आज हमने पढ़ा कि ऑन विच फैक्टर्स योर प्रिज्म इज डिपेंडिंग, किन किन फैक्टर पे प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। कि जब लाइट रे किसी एक रिफ्लेक्टिंग साइड पे स्ट्राइक करती है और वो जब दूसरी साइड से बाहर निकलती है, सो ऑन विच फैक्टर्स योर लाइट योर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ये आपका डिसाइड करेगा कौन, एंगल ऑफ डेविएशन। सॉरी, फैक्टर हेड करेंगे। पहला फैक्टर क्या था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक, क्लियर। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमारा है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा तो डेल्टा भी ज्यादा होगा। तीसरा वेवलेंथ,
वेवलेंथ ज्यादा होगी तो म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, वेवलेंथ कम होगी तो म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। चौथा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो म्यू डिक्रीज करेगा और डेल्टा भी डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो म्यू इंक्रीज करेगा और डेल्टा भी इंक्रीज करेगा। ठीक, सो ये 4 फैक्टर हम डिस्कस किए। इन फैक्टर्स के साथ हमारा एक फैक्टर रह गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम कुछ डिराइव करेंगे उसके साथ, इसलिए उस फैक्टर को उस लेक्चर में करेंगे डिस्कस। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, stay at home and enjoy the video lecture, and again best of luck for your exam. Thank you so much.